जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 19-20 जनवरी तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये वीडियो नहीं आ पा रही थी। आज की डेट में 2 वीडियो आपको मिलेंगी, एक तो 20 जनवरी तक की वीडियो मिलेगी और एक 21 जनवरी तक की वीडियो मिलेगी। इसी तरह से ही आपको आगे भी वीडियो मिलेंगी, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जितना भी करंट अफेयर है, जितनी भी जरूरी बातें हैं, वो हमने इन वीडियोज में डाल दी हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे बुजुर्ग वोटर, जो भारत का सबसे बुजुर्ग वोटर है वो है श्री श्याम शरण नेगी जी, जिनकी 103 साल की उम्र है, 103 ईयर्स ओल्ड। 103 साल के ये व्यक्ति हैं। और सबसे मजे की बात ये देखिए, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52 में, उसमें भी इन्होंने वोट डाली थी। तो यानी कि आप कह सकते हो ये जो श्री श्याम शरण नेगी जी हैं, इन्होंने 1951-52 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, आम चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, पंचायती चुनाव है, कोई भी चुनाव है, इन्होंने सब में प्रॉपर हिस्सा लिया है। तो सबसे पहली बात यह आ जाती है कि 17 जनवरी 2021 को इन्होंने हिमाचल में पंचायती राज चुनाव हुए थे, वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के सबसे पुराने बुजुर्ग वोटर का नाम बताइए। तो श्याम शरण नेगी इनका नाम है और ये हिमाचल से हैं और पंचायती राज चुनाव में 17 जनवरी को इन्होंने वोट डाली है, जिनकी पिक्चर आपके सामने है। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश विदेश से संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है। ये G7 सम्मेलन होने जा रहा है। G का मतलब होता है ग्रुप, 7 का मतलब कंट्रीज, 7 कंट्रीज। तो ग्रुप 7 कंट्रीज की एक समिट होने जा रही है। उसके लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें न्योता मिला है। ये जो बैठक होगी वो 11 से 13 जून तक समिट होगी, यानी बैठक होगी। और इसमें जो पहले ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन है, उन्होंने इससे पहले कहा कि मतलब वो भारत का दौरा करेंगे। तो बोरिस जॉनसन इस समिट से पहले भारत का दौरा करेंगे। आपको दोस्तों मैं बता दूं, जो बोरिस जॉनसन पीएम है ब्रिटेन के, ये अभी 26 जनवरी में आने वाले थे हमारे यहाँ पर, ये गेस्ट थे हमारे, लेकिन किसी कारण नहीं, कोरोना से ये हमारे देश में नहीं उपस्थित हो पाए, आ नहीं पाए। लेकिन उससे पहले, जब तक ये समिट होनी है 11 से 13 जून से पहले, ये भारत का दौरा करेंगे और हमारे दोनों के संबंधों को और मजबूती प्रदान करेंगे। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात भारत के लिए कही है, जो क्वेश्चन में भी आ सकती है। दुनिया की फार्मेसी भारत को कहा है, क्योंकि पूरे भारत में जो उत्पादन हो रहा है, 50% से ज्यादा जो टीके हैं, वो कोरोना के टीके में भी भारत ने पूरे विश्व में 50% से ज्यादा अपनी हिस्सेदारी दी है। कुल मिलाकर जो भारत है वो आधा जो टीके का काम है अपने कंधों पे लेकर चल रहा है। तो भारत बहुत बड़ा उत्पादन करता है, इसीलिए भारत को इन्होंने दुनिया की फार्मेसी का नाम दिया है। तो दुनिया की फार्मेसी किसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन? तो उसका नाम है भारत को कहा जाता है। तो ब्रिटेन में जो G7 समिट है उसमें पीएम मोदी को न्योता मिला है। और उससे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बताई कि जॉनसन हो सकता है भारत में आए और यहां पर हमारी बहुत सारे समझौते, हमारी चर्चाएं आपस में हों। आप दोनों देश के शासनाध्यक्षों को देख सकते हैं। उसके बाद पीएम मोदी द्वारा 18 जनवरी 2021 को अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण में और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला में योगदान दिया गया। यानी कि मोदी ने इनका इनॉग्रेशन किया। जो दूसरा चरण था अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का, और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी। गुजरात से संबंधित पेपर होगा तो उसी में ये बात पूछी जा सकती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गुजरात से संबंधित पेपर में ये बात रखी जा सकती है। अब इसमें ये बताया गया कि ये जो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का जो दूसरा चरण है, इसमें टोटल 28.25 किलोमीटर लंबाई के 2 राजमार्गों को, यानी 2 मार्गों को मेट्रो का संचालन के लिए बनाया गया। साथ में जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना थी, उसमें 40.35 किलोमीटर लंबाई के 2 मेट्रो रेल गलियारे बनाए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसकी टोटल जो अनुमानित लागत है वो 12,020.32 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये अहमदाबाद और सूरत के लिए बहुत ही एक बड़ी बात है, गुजरात से संबंधित बात है जो मेट्रो ट्रेन के लिए है। आप इनॉग्रेशन की सारी तस्वीरें यहां से देख सकते हैं।
फिर बात मैं करता हूं हमारे देश की केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 18 ही जनवरी को एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान। तो मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब और किसने की? नितिन गडकरी जी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, और 18 जनवरी को इन्होंने इसकी शुरुआत की है। 18 जनवरी 2021 से लेकर 17 फरवरी 2021 तक यह अभियान चलाया जाएगा। ये आप ध्यान रखना, अभियान कब से कब तक चलेगा? 18 से 17 तक ये चलेगा। देन इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसकी थीम का नाम है, थीम वो होती है जिसके बारे में इस अभियान में बताया जाएगा, जागरूकता होगी। तो सड़क हादसों से आज तक देश की अर्थव्यवस्था को 3% का नुकसान हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सड़क हादसे होते हैं और हम सोचते हैं हमारे व्यक्तिगत नुकसान है, तो ये व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, देश को भी इससे नुकसान होता है, देश की जीडीपी को भी इससे नुकसान होता है। तो ये बड़े बड़े जो सर्वे होते हैं और बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि 3% अर्थव्यवस्था को हमारा नुकसान हुआ है इससे। और भारत में सड़क दुर्घटना में 415 लोग रोज मरते हैं। सड़क दुर्घटना होने से 415 लोगों की रोज मौत होती है। और देखा जाए तो इस अभियान को चलाने का पर्पस भी यही है कि जनमानस यानी लोगों को यातायात नियमों के पालन करने के बारे में और यातायात नियमों को समझने के बारे में बताया जाएगा। नितिन गडकरी जी को आप देख सकते हो जिस तरह से रोड सेफ्टी मंथ के रूप में इसको बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। फिलिस्तीन की बात पे आ जाता हूं। 14 वर्षों बाद फिलिस्तीन में पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। वहां के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ये बात 15 जनवरी 2021 को एक डिक्री के अनुसार कही। और वर्ष में 3 चुनाव इस वर्ष जो वो कराने जा रहे हैं, संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव वो कराने जा रहे हैं। यानी फिलिस्तीन में 14 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं। किस देश में 14 वर्षों बाद चुनाव हो रहे हैं? तो फिलिस्तीन में हो रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फिलिस्तीन में 2 ग्रुप काम करते हैं, एक तो हमास और एक फतह। तो हुआ क्या था कि यहां पर 2007 यानी 2007 में हमास ने अपने प्रतिद्वंदी से यानी हमास ने फतह से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, यानी आक्रमण करके उससे छीन लिया था, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा मारामारी थी। और आप न्यूज में भी ये सारी बातें सुनते रहे हैं। तो सितंबर 2020 में दोनों समूह तुर्की में मिले और संसदीय और राष्ट्रपति चुनाव कराने पर सहमत हुए और ये पुरानी बातों को भुलाने पर भी सहमत हुए। तो ये आप देख सकते हो, फिलिस्तीन की बात है, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने ये बात कही है। अब फिलिस्तीन में चुनाव होके रहेगा। भारत ने ईरान के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। भारत ने 2 मोबाइल हार्बर क्रेन यानी माल ढुलाई की जो क्रेन होती हैं वो ईरान के चाबहार बंदरगाह को भेजी है। ईरान में जो चाबहार बंदरगाह है वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर, दोनों तरीके से। 18 जनवरी 2021 को भारत ने यह घोषणा की है। ये क्रेन $2.5 करोड़ यानी लगभग 185 करोड़ रुपए की है। और इनसे बंदरगाह पर जो माल रखा जाता है, माल की जो ढुलाई होती है, उसका जो प्रबंधन होता है वो सब किया जाएगा, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 140 मीट्रिक टन भार उठाने की क्षमता इसकी है। तो ये भारत और ईरान के बीच पहले ही समझौता हो गया था 2016 में। और इसमें ये बताया गया था कि जो भारत है वो ईरान को चाबहार बंदरगाह को ये क्रेन भेंट करेगा यानी देगा। और ये कार्य कौन कर रहा है? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी ये काम कर रही है। और ये आप क्रेन देख सकते हैं चाबहार बंदरगाह पर इस तरह से क्रेन काम करेगी। फिर एक बहुत ही बड़ी बात आई है, पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी जी जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सोमनाथ मंदिर का कोई दूसरा शख्स ऐसा है जो प्रधानमंत्री पद पर होते हुए अध्यक्ष पद पर आया है सोमनाथ मंदिर में। तो पूर्व प्रधानमंत्री यानी मोदी जी से पहले मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। अब मोदी जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं और जो वहां का जो ट्रस्ट है उसके रिकॉर्ड के अनुसार मोदी 8वें नंबर के अध्यक्ष हैं। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका भी निधन हुआ है हाल ही में, केशुभाई पटेल ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे हैं। 16 साल तक इस पद पर वो बने रहे थे। अब उसके बाद मोदी जी का नंबर आया है। गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत 1950 के तहत ये चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है और इसमें कुल मिलाकर 8 सदस्य हैं। और ये आप सोमनाथ
ट्रस्ट को देख सकते हो, मंदिर को देख सकते हो। मोदी जी इसी के अध्यक्ष बने, बहुत ही गौरव की बात है। प्रधानमंत्री से संबंधित है, मंदिर से संबंधित है, सोमनाथ ट्रस्ट से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैं भारत बांग्लादेश की बात करूं तो 20 लाख कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड डोज गिफ्ट के तौर पर भारत देगा। इसके अलावा भारत ने अपने और अन्य पड़ोसी देशों को भी ये डोज उपलब्ध कराई है। कोरोना से अब तक बांग्लादेश में 5 लाख से ज्यादा केस हो चुके हैं और 7,900 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारत अपने पड़ोसियों को लेकर काफी सजग है और अपने सभी, खास करके सार्क देश के जो उनके सदस्य देश हैं, उन सबको ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। एम्स में देश के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक बर्न और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का शुभारंभ हुआ है। बर्न का मतलब जलना और सर्जरी, तो यानी जलने के बाद सर्जरी करना और जलने से संबंधित एम्स में देश के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक बर्न सेंटर की स्थापना हुई। पहला कौन सा है? सफदरजंग अस्पताल जो दिल्ली में है। दूसरा एम्स हो गया। अब एम्स में अत्याधुनिक जो मशीनें लगाई गई हैं वो सफदरजंग में भी नहीं है। तो अत्याधुनिक मशीनों के नाम में अगर देश में सबसे बड़ा बर्न सेंटर खुला है तो वो एम्स में खुला है। और दूसरे नंबर की मैं बात करूं तो बर्न सेंटर के मामले में पहला नंबर सफदरजंग का है, दूसरा नंबर एम्स का है। 100 बेड की क्षमता है इसमें। और हम देखें, अगर देश की हालात देखें बर्न के मामले में, जलने के मामले में, हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत जलने से होती है। और खास बात यह है कि त्वचा की कमी की वजह से वो दिक्कत सही नहीं हो पाती, इसलिए एम्स में त्वचा बैंक भी शुरू होगा आने वाले समय में। आने वाले समय में हाथ प्रत्यारोपण भी होगा, यानी हाथ को बदला जा सकता है। इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया जा रहा है एम्स में। हर साल 70 लाख लोग जलने से मर जाते हैं, उससे पीड़ित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो एम्स है उसमें इतना बड़ा सेंटर खुला है, जो आने वाले समय में जो बर्न से पीड़ित लोग हैं उनके काफी हेल्प हो जाएगी। फिर सीआरपीएफ की मैं बात करूं, दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो काम करती है, तो आप देखते हो नक्सलवादी एरियो में या कहीं भी ऐसी जगहों पर जहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, उसके लिए डीआरडीओ ने एक विशेष एम्बुलेंस बनाई है, बाइक एम्बुलेंस बनाई है। उसका नाम रखा है रक्षिता। ये ध्यान रहे, आपको पूछा जा सकता है रक्षिता से क्या मतलब है। तो रक्षिता ये आपकी एम्बुलेंस है, जो बाइक एम्बुलेंस है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो इस बाइक की क्या बात है, ये बाइक एम्बुलेंस सुरक्षा बलों के लिए बनाई गई है। 21 बाइकें दी गई हैं इनको, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। और इकाई, इसका जो मेन डीआरडीओ की जो इकाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस इनमास, इसने डीआरडीओ की जो इकाई है, एक यूनिट है, इसने ये एम्बुलेंस तैयार की है। और किस पे तैयार की है? इनफील्ड बाइक पर, 350 सीसी की रॉयल इनफील्ड क्लासिक बाइक है, उस पर ये एम्बुलेंस तैयार की है। आप देख सकते हो इस तरह की एम्बुलेंस है, यानी इसमें ऑक्सीजन से संबंधित सारी चीजें हैं, इमरजेंसी से संबंधित सारी चीजें हैं, सायरन लगे हुए हैं। और एक आदमी की, मतलब एक आदमी ही इस बाइक को लेकर जा सकता है। और बहुत ही अच्छे मतलब तरीके से इसकी गद्दी तैयार की गई है। तो इस तरह की जो ये इन्होंने बाइक तैयार की है, ये दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी काफी हेल्पफुल होगी। इस वजह से इसको तैयार किया गया है। अब हमारे देश में, खासकर मैं देश की बात कर रहा हूं, तो मैं अपने देश के दक्षिण भारत की तरफ आ जाता हूं। कर्नाटक में गोहत्या रोधी अधिनियम 2020 18 जनवरी 2021 से लागू हो गया है, यानी सोमवार से लागू हो गया है। अवैध तरीके से कोई गोहत्या करता है या तस्करी करता है, गोमांस की कोई शिकायत आती है, तो इस केस में 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कर्नाटक के अंदर और दूसरे राज्यों में भी मवेशियों को आने जाने ले जाने पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो ये गोहत्या अधिनियम जो 2020 था वो यहां पर लागू हो गया है। तो दोस्तों इसी के साथ 20 जनवरी तक का करंट अफेयर मैंने आपसे डिस्कस किया है। फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 21 जनवरी का तक का करंट अफेयर लेकर आऊंगा। हम उसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।